हाँ बच्चों, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 55 में स्वागत है। तो इससे पहला जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 54, उसमें मैंने आपको विभव मापी के बारे में बताया, विभव मापी की परिभाषा और उसके संरचना के बारे में आपको बताया। आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए बेटा, देखो बेटा, अब से पहले आपका जो NCERT का जो पाठ्यक्रम चला करता था, उस NCERT के पाठ्यक्रम में पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल था उसको बहुत शॉर्ट दे रखा था, ठीक है। लेकिन अब की जो फिलहाल की जो बुक्स हैं उसमें इसके सिद्धांत को बहुत बड़ा चढ़ाकर शो किया, और बहुत अच्छी बात है। हमें एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि विभव मापी जिस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका लॉजिक क्या है। आ रही बात समझ में? तो अगर हम पढ़ें पूरे सिद्धांत को एक लाइन में, तो आपसे कोई पूछे कि विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपके पास एक ही जवाब होगा, विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। 100 बातों की एक बात कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आप कहोगे सर विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हम जॉके विसर्पी कुंजी की सहायता से वह संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा, शून्य विक्षेप देगा। उसी सिद्धांत पर क्या करता है, ये कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी है विभव मापी की कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ से धारा को उपयोग में लिए बिना ही विभवांतर का क्या कराता है, यथार्थ एक्यूरेसी वाला कैलकुलेशन हमें देता है या उसका मापन कराता है, ठीक है। अब इस विभव मापी के शून्य विक्षेप के सिद्धांत को कैसे समझा जाए, कैसे समझेंगे सर हम इसके शून्य विक्षेप के सिद्धांत को? तो जरा ध्यान दीजिए। तो विभव मापी के सिद्धांत को गहनता से समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपने को मैंने विभव मापी की उपस्थिति में विभव मापी का विद्युत परिपथ बनाकर बताया था, तो उसका एक नॉर्मल सा डायग्राम मैं वापस से आपके सामने बना रहा हूँ, क्योंकि इसके सिद्धांत को समझने के लिए हमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखेंगे ये सर्किट था हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस विभव मापी के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले ये हमारा प्राइमरी सर्किट है PC, P से बना प्राइमरी, C से बना सर्किट, और ये है SC सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो विभव मापी के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम प्राथमिक परिपथ को बंद करते हैं। ये लीजिए, कर दिया मैंने प्राथमिक परिपथ को बंद। जैसे ही मैंने प्राथमिक परिपथ को बंद किया है तो प्राथमिक परिपथ में कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित होने लगी है कि नहीं लगी है? लग गई। तो जैसे मैंने प्राथमिक परिपथ को बंद किया तो प्राथमिक परिपथ में कैपिटल I मान का करंट दौड़ने लग गया। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि प्राथमिक परिपथ को बंद किया है तो परिपथ में कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस स्थिति में प्राथमिक परिपथ में जो प्राथमिक सेल जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, EP, इस प्राथमिक परिपथ में जुड़े हुए सेल EP का जो टोटल EMF है या जो उसका टोटल पोटेंशियल है वो इस विभव मापी तार AB पर फैल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, V समानुपाती आई, जिस अनुपात में धारा बहेगी उस अनुपात में विभव भी यहाँ से ट्रांसफर होगा, और वो जो टोटल पोटेंशियल है वो इस विभव मापी तार AB पर फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। इस कंडीशन में यदि यहां पर प्राइमरी सर्किट में यह धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, यदि इस धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, अगर हम इस कंडीशन में धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो इस विभव मापी तार AB पर जो इस सेल का टोटल पोटेंशियल फैल रहा है उसके फैलने से क्या होगा, विभव पतन होगा, विभव के मान में हानि होगी।
महत्ता मान की धारा बह रही है। अगर अब हम इसके प्रतिरोध को अधिकतम कर दें तो उस विभव पतन को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कब? जब धारा नियंत्रक का प्रतिरोध हम कैसा कर देंगे? अधिकतम कर देंगे। यदि हम ये मान लें कि धारा नियंत्रक का, अगर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध अधिक है तब तो विभव पतन को रोक दिया जाएगा। यदि धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को हम कैसा कर दें? न्यून कर दें। कैसा कर दें? न्यून। न्यून का मतलब कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो क्या होगा? प्रतिरोध जब कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में धारा के मार्ग में कोई अवरोध ही नहीं रहेगा, विभव उसी रूप में प्रवाहित होने लगेगा। और जब विभव ज़्यादा रूप से जाएगा तो उसके मान में उतना ही क्या होगा? विभव पतन होने लगेगा कि नहीं लगेगा? विभव के मान में हानि होने लगेगी। अर्थात एक चीज़ क्लियर हो रही है कि सबसे पहले हमने जैसे प्राथमिक परिपथ को बंद किया तो जो पूरा जो सेल है, इस सेल का जो टोटल पोटेंशियल है वो इस विभव मापी तार AB पर फैलने लग गया। ठीक है, प्रारंभ में हमने क्या किया? इस धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को अधिकतम किया, ठीक है, जिससे विभव पतन को हमने रोका। अगर एक सिचुएशन ऐसी मान ली जाए कि भाई इस कंडीशन में हमने धारा प्रतिरोध का, जो धारा नियंत्रक है उसके प्रतिरोध को हमने क्या कर दिया? नगण्य कर दिया। तो धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को नगण्य करेंगे तो सर्किट में महत्तम मान की धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? अधिकतम मान की धारा बहेगी। अधिकतम मान की धारा बहेगी तो उसी कंडीशन में क्या होगा? विभव पतन होगा। होगा कि नहीं होगा? और जिस कंडीशन में विभव पतन होगा तो इस स्थिति में विभव पतन के उपस्थिति में एक नया भौतिक कारक उत्पन्न होता है। विभव पतन की उपस्थिति में ही एक नया भौतिक कारक उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियली ग्रेडियंट, अर्थात विभव प्रवणता। क्या उत्पन्न होती है? विभव प्रवणता। तो आप मेरी बात पर गौर कीजिए थोड़ा सा। मैं जिस पॉइंट पर आपको ले जाना चाह रहा हूं उस पॉइंट पर पहुंचने की आप कोशिश कीजिए कि मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूं। मैंने केवल इतनी सी बात कही है कि सबसे पहले मैं केवल इस सिद्धांत को समझना चाहता हूं, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये शून्य विक्षेप है क्या चीज? मैं केवल इस चीज को कैलकुलेट करना चाहता हूं। अरे बात समझ में? तो मैंने केवल इतना समझाया कि सबसे पहले मैंने प्राइमरी सर्किट है इसको क्लोज किया, धारा बही। तो दो स्थितियां बताई हैं मैंने आपको कि सर जैसे ही परिपथ को बंद करूंगा तो इस सेल का जो टोटल EMF है, जो विद्युत भाग है, जिसका जो विभवांतर है वो टोटल इस विभवांतर तार पर फैलेगा। अब दो स्थितियां हैं, धारा नियंत्रक है आपके पास इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आप धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को क्या कर दोगे? अधिकतम कर दोगे तो वो इसके विभव के मान में होने वाली हानि को कम कर देगा। अगर आप इसके प्रतिरोध को नगण्य कर दोगे तो वो कहां से रोकेगा? विभव के मान में तो हानि होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? विभव पतन। अरे बात समझ में? जब विभव पतन होने लगता है तो विभव पतन की उपस्थिति में एक नया भौतिक कारक और जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। दिस इज ए ब्लडी मेजर पॉइंट रिलेटेड फॉर दिस टॉपिक। विभव प्रवणता, पोटेंशियली ग्रेडियंट, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से। और इस विभव प्रवणता के बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अरे बात समझ में? और आप जानते हैं कि वास्तविकता में विभव प्रवणता की परिभाषा होती क्या है? विभव मापी तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाला विभव पतन या विभव में हानि ही क्या कहलाती है? विभव प्रवणता, जिसका फंक्शन निकल कर आता है x में V/L। क्या निकल कर आता है? V/L। अब आपसे कोई पूछेगा भाई विभव पतन हो रहा है, तो विभव पतन की ही उपस्थिति में एक नया भौतिक कारक जन्म ले रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? विभव प्रवणता, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं यहाँ पर? x से। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर वास्तविकता में विभव प्रवणता क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि सर वास्तविकता में विभव प्रवणता इस विभव मापी तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाली विभव हानि को ही व्यक्त करती है, या विभव मापी तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाला विभव पतन या विभव हानि ही क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। दस कॉल्ड इज x में V/L। इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। अब जैसे जैसे जहां पर विभव हानि एकदम न्यूनतम हो जाएगी वहां पर धारा का मान भी कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और वहां पर गैलोमीटर कितना विक्षेप देगा? शून्य विक्षेप देगा। तो बताइए विभव मापी हमारे शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको शो करने वाला मेन कारक ये निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x में V/L आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई। अब आपके पाठ्यक्रम में इसका थोड़ा सा मात्रक और विमाओं के बारे में भी दे रखा है, ठीक है ना? तो x में V/L, इसकी आपको मैंने यूनिट्स बताई दी, वोल्ट प्रति मीटर। अरे बात समझ में? और आपको मैं एक संबंध और बता देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य, E -dV/dr। अरे बात समझ? हाँ, तो यहां से भी ध्यान रख लेना, ठीक है? x V/L, here V is potential and these unit is m1 L2 T-3 A-1, ओके? एंड डिवाइड बाई लेंथ की यूनिट कितनी हो गई? L1।
डायरेक्टली मैंने पोटेंशियल की यहाँ पे डायमेंशन लिखी और आप जानते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं हो पाता है तो V इज कस्टम आप W/Q से भी कैलकुलेट करके इसके डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V इज कस्टम M1 L2 T - 3 A - 1 एंड डिवाइड बाय R1। यू नो आफ्टर ऑल X इज कस्टम फंक्शंस क्या क्रिएट हो जाएगा M1 L1। अब मैंने डायरेक्टली L1 पता है क्यों लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, +2 है तो प्लस के 2 -1 तो +1 एंड देन T - 3 A - 1। ठीक है, तो यहां पर आकर आपकी ये हो गया विभवमापी का सिद्धांत। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बढ़ते हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, तो उसको आप नोटिफिकेशन पॉइंट में डालकर याद रखेंगे। तो देखिए इस प्रिंसिपल की ही आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और इस बेसिस पर आपकी बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा, हम जब पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो डायमेंशन एक तो हमने इसकी यूनिट्स फंक्शन और उसकी डायमेंशन कैलकुलेट की है। अब इसका थोड़ा सा विस्तारण मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके बुक में दे रखा है सिलेबस में, क्योंकि इस पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको दे रखे हैं, तो आप देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, ध्यान देंगे, बहुत आराम से हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। आप जानते हैं कि X इज इक्वल में होता है बेटा B/L, होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यूजिंग ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल में क्या होता है बेटा IR, तो I इज इक्वल में V/R, ये होता है ना बेटा। अब V की जगह पर मैं वैल्यू क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ IR/स्मॉल l। तो V को रिप्लेस करके मैंने IR लिख दिया, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। क्या इस फंक्शन को बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, I × R/L। अब यहाँ R/L रो के बराबर होता है। क्या होता है, रो के बराबर। पता है इसका मतलब क्या हो गया, R/L इज इक्वल टू रो। इफ वी कंडीशन ऑफ डिज़ायर, यदि मैं L बराबर 1 मीटर मान लूँ तो R इज इक्वल टू में रो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या बना, आपसे कोई पूछेगा रो क्या है तो आप कहोगे विभवमापी तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, रो के बराबर ही तो है। तो आपसे कोई पूछेगा रो क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर विभवमापी तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध। विभवमापी तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या आ गया आपके पास, रो आ गया। ठीक है, आफ्टर ऑल तो बेटा इस फंक्शन को मैं शॉर्ट आउट करके क्या लिख सकता हूँ, X इज इक्वल टू में I रो आ गया ना। ठीक है, दिस इज इक्वल टू न्यू मेजर फंक्शन। अब इस फंक्शन पर रिलेटेड मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप देख लीजिए। जैसे कि सर्किट आपके सामने बना हुआ था, दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, अब इसी सर्किट में से विभव प्रवणता का मान कैसे कैसे चेंज करेगा। जैसे कि अब तक जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी में एक ही चीज़ घूम फिर कर आ रही है कि जो विभव प्रवणता है वो जनरली इस रेहो स्टेट के प्रतिरोध पर डिपेंड कर रही है, या कहने का मतलब विभव हानि प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है। तो अगर आप प्रतिरोध को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो उससे विभव प्रवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, केवल मैं वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो पहला स्टेप अगर हम बात करें, पहला स्टेप जैसे कि मैंने ये फंक्शन निकाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है बेटा, जैसे जैसे R घटेगा, जैसे जैसे R घटेगा विभव प्रवणता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसे जैसे R बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है विभव प्रवणता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। कहने का मतलब जितना R बढ़ाओगे विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी या विभव हानि उतनी ही कम होगी, और जितना R घटेगा विभव हानि उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर तो कोई अन्य प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा है ना, नहीं जुड़ रहा है ना, लेकिन सेल है, तो सेल के साथ मैंने आपको बताया था कि उसका आंतरिक प्रतिरोध होता ही होता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध होता ही सेल के अंदर है।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 1, यदि सेल का आ से बना आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r, तो आप जानते हो x इज इक्वल्स टू में आई रो, ये फलन होता ही है ना। तो सेल है, सेल की उपस्थिति में अगर आप धारा का मान निकालोगे, तो मैं आपको सेलों के बारे में इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा सेल की उपस्थिति में जो करंट का मान निकल कर आएगा वो एक तो चालक का प्रतिरोध प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो जाता है। तो बेटा सेल की उपस्थिति में किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का फलन निकल कर आएगा V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आपसे कोई पूछेगा भाई कैपिटल R क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर जिस चालक में धारा बह रही है ना उस चालक का खुद का प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या है सर, जो सेल जिसके कारण धारा बह रही है ना उस सेल का खुद का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू में बेटा आई के टाइम पर आप पुट करोगे V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू रो, रख दिया आपने। और अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहो तो जैसे कि आप जानते हैं रो इज कस्टम होता है R अपॉन L, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज कस्टम में V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू में कैपिटल R अपॉन स्मॉल l। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये जो मैंने कैलकुलेशन आपके सामने की है ना, इस कैलकुलेशन में और ये सर्किट बन रहा है आपके सामने, क्या यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो प्रतिरोध के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है तो विभव हानि अधिक होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये x मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, भाई प्रतिरोध कम है तो ऑब्वियस सी बात है विभव हानि बढ़ रही है तो x कैसा होगा, मैक्सिमम ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया x मैक्सिमम। ओके, आफ्टर ऑल नंबर 2 सेकंड सिचुएशन, अगर अब इस सर्किट में मैं कोई बाह्य प्रतिरोध और जोड़ देता हूं, ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिए, यदि बाह्य प्रतिरोध, अब उस बाह्य प्रतिरोध को मैंने R डैश मान लिया है। R डैश पता है मैंने क्यों माना है, कि जिस चालक में करंट फ्लो हो रहा है उसका प्रतिरोध तो हो गया R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल r, तो बाह्य प्रतिरोध को मैं R डैश से तो व्यक्त करूंगा। यदि बाह्य प्रतिरोध R डैश परिपथ में उपस्थित हो तो अब हम विभव प्रवणता निकालेंगे, पोटेंशियली ग्रेडियंट। तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, जैसे कि आप जानते हो एक्स इज इक्वल टू में आई रो, तो आई इज इक्वल टू में बी अपॉन, जब तक कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ था तब तक तो धारा ये थी, लेकिन अब बाह्य प्रतिरोध आर डैश जुड़ गया ना, आर डैश जुड़ गया तो प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो रही कि नहीं, तो प्लस कितना हो जाएगा आर डैश। तो इसको मैं ढंग से बैलेंस करके क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन कैपिटल आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे शो अप करूँगा, तो एक्स इज इक्वल टू में आई की जगह पर वी अपॉन कैपिटल आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर इंटू में रो की जगह पर मैंने कितना लिख दिया, आर अपॉन एल लिख दिया। अब आप एक चीज़ देखेंगे, प्रतिरोध बढ़ रहा है ना, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो आपको पता है विभव हानि में कमी आएगी तो एक्स मैक्सिमम हो गया मिनिमम आ गया मिनिमम। ठीक है, अब आपके पाठ्यक्रम में इसका क्या दे रखा है, अनुपात भी दे रखा है अधिकतम और न्यूनतम का, तो मैं आपको वो भी निकाल के बता देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 3, अधिकतम एवं न्यूनतम विभव प्रवणता का अनुपात। ठीक है, रेशियो निकालें, तो रेशियो निकाल लीजिएगा, एक्स मैक्सिमम अपॉन एक्स मिनिमम। ठीक है, तो आप रखेंगे v अपॉन, ठीक है, और मिनिमम कितना हो जाएगा, v अपॉन कैपिटल R प्लस आर डैश प्लस स्मॉल r इंटू कैंसल,
V से V गया, ये भाई साहब कहाँ जाएंगे ऊपर, ये भाई साहब कहाँ आएंगे नीचे, तो x मैक्सिमम अपॉन x मिनिमम इज इक्वल्स टू में r प्लस r डैश प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये मैंने इसलिए निकलवाया है क्योंकि आपके बुक में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो कि इनके अनुपात पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बाद में भी निकालनी पड़ती, जो मैंने आपको पहले निकाल के बता रखी है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और दे रखी है आपके सिलेबस में, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं, तो जान दीजिए। नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 4, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी की विभव प्रवणता ये हो गई ना, यहाँ से हम पोटेंशियल की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना विभव यहाँ पर विभव मापी तार पर सर्व्ड हुआ है, कितना वितरित हुआ है, उस पोटेंशियल की वैल्यू और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कितनी धारा बह रही है, उस धारा के मान का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, ठीक है। आप क्या जानते हो, जैसे कि अभी आपने प्रिंसिपल पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज टू बी अपॉन n निकाला है, तो फंक्शन चल रहा है x इज टू में v अपॉन l, ओके, ये निकाला है ना। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि एक तो मेजर फंक्शन तो हो गया बेटा ये समीकरण नंबर 1, और इसी से आपने एक फंक्शन और निकाला था x इज टू में i रो, ये भी निकाला है ना आपने, तो x इज टू में i रो। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे निकाल दिया, तो इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ करके बता रखी है, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा भाई, v की जगह पर मैंने आई आर रख दिया है, i अपनी जगह पर है, r अपॉन स्मॉल एल इज टू मैंने क्या मान लिया है, रो मान लिया है। तो बेटा देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, LHS पार्ट बराबर है ना, यहाँ पे LHS पार्ट बराबर है, तो मैं इसको क्या v अपॉन एल इज टू में आई रो नहीं लिख सकता क्या भाई, दोनों पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता के बराबर ही तो है, तो x इज टू v अपॉन एल और x इज टू में आई रो, LHS पार्ट बराबर, मैंने RHS पार्ट को बराबर कर दिया, ऑब्वियसली सी बात है। अब यहाँ से देखो आप b निकाल सकते हो, यहाँ से आप i निकाल सकते हो, रो निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि b का फंक्शन दे रखा है आपकी किताब में, तो b बराबर में कितना हो जाएगा, i रो l, i का मान निकालोगे तो b इज टू में रो l, दोनों फंक्शन निकाल सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर आकर आपका जो विभव मापी है, जो कि शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका मैंने दी एंड करा दिया है। अब नॉर्मल सा, केवल नॉर्मल सा इसकी वर्किंग मेथड और बचती है, जिसके बारे में अब हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। द वर्किंग मेथड ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की कार्यविधि, ठीक है। नॉर्मल सी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ध्यान दीजिए। विभव मापी की कार्यविधि को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो विभव मापी की कार्यविधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम की आवश्यकता होती है। तो मैं आपके सामने सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी विभव मापी को एक चीज़ अपने जहन में आप फिक्स कर लीजिएगा, हमेशा अगर आप विभव मापी को विद्युत परिपथ के रूप में उपयोग में ले रहे हैं या विभव मापी का कोई भी सर्किट डायग्राम खींच रहे हैं, तो विभव मापी का कभी भी एकल परिपथ नहीं बनता है। जब भी विभव मापी को विद्युत परिपथ के साथ उपयोग में लेंगे तो सदैव उसके कितने सर्किट प्राप्त होंगे, 2 सर्किट प्राप्त होंगे, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं
कि विभव मापी का कभी भी इकलौता सर्किट प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि व्हीटस्टोन का सर्किट आपने पढ़ा, एक ही सर्किट प्राप्त होता है। मीटर सेतु का आपने पढ़ा है, एक ही होता है। अब से पहले आपने संधारित्र के पढ़े हैं, प्रतिरोधों के पढ़े हैं, सैलों के पढ़े हैं, जितनी भी राशियां हैं सभी का एकल सर्किट प्राप्त होता है। लेकिन विभव मापी इकलौता एकमात्र ऐसा उपकरण है जिसका कभी भी एकल सर्किट प्राप्त नहीं होता। सदैव कितने सर्किट प्राप्त होंगे? 2। तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं विभव मापी की कार्यविधि, तो मैं इसका सर्किट डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, तो आप देखिएगा। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट का निर्माण करेंगे। तो सेल, प्राथमिक सेल, प्लग एंड रियोस्टेट, ओके। और ये हो गया विभव मापी तार, ठीक है। दिस कॉल्ड इज द प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं सेकेंडरी सर्किट। ये आपके सामने विभव मापी की कार्यविधि का परिपथ चित्र बन चुका है। तो एक बार आप इस डायग्राम पर फोकस कर लीजिएगा। ये प्राइमरी सर्किट है बेटा। प्राइमरी सर्किट के लिए हमने प्राथमिक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को विभव मापी तार के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण किया है। ये सेकेंडरी सर्किट है जिसमें हमने द्वितीयक सेल का जो धन विभव वाला सिरा है, जो धनात्मक टर्मिनल है उसको हमने विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ कनेक्ट किया है, और जो ऋणात्मक सिरा है उसको गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को हमने जॉकी या बिसर्पी कुंजी के साथ क्या किया है बेटा? कनेक्ट किया है। अब ये इसकी 3 स्थितियां हमें प्राप्त हो रही हैं, जिनको मैंने क्रम से पॉइंट O, N, O', कुछ भी ABC, XYZ, कुछ ही से भी आप इसको व्यक्त या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। हाँ तो बेटा अब देखिए, अब हम ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी वर्किंग मेथड को समझते हैं। तो थोड़ा वर्किंग मेथड को समझने पर आप ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए कि भाई विभव मापी की कार्यविधि को समझाइए, तो सबसे पहले आप डायग्राम को बनाएंगे और एग्जामिनर को बताएंगे कि आपने डायग्राम कैसे बनाया है। जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि सबसे पहले प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं और फिर सेकेंडरी सर्किट का। कैसे कैसे करते हैं? प्राथमिक परिपथ के निर्माण के लिए सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को विभव मापी तार AB के साथ श्रेणी क्रम संयुक्त करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं, और सेकेंडरी सर्किट के लिए हम जो द्वितीयक सेल यूज में ले रहे हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल को विभव मापी तार को उच्च विभव वाले सिरे के साथ और ऋणात्मक सिरे को हम गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से, गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को जॉकी या बिसर्पी कुंजी सिरे से। अब जब हम इसकी कार्यविधि को समझने लगते हैं तो सबसे पहले बेटा हम प्राथमिक परिपथ को बंद करते हैं। प्राथमिक परिपथ को बंद करते हैं तो धारा बहने लगती है इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में कैपिटल I मान का करंट फ्लो होने लगता है। तो अब मैं जो भी वर्ड बोलूँ मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें समझना ज़्यादा है, मैथमेटिकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमने जैसे सबसे पहले प्राथमिक परिपथ को बंद किया है तो कैपिटल I मान का करंट फ्लो होने लग गया है। अब हम क्या करते हैं, जो जॉकी बिसर्पी कुंजी है उसको अपने हाथ में लेते हैं और उसको सबसे पहले मैंने कहाँ रखा है? पॉइंट O पर रखा है। कहाँ रखा है? पॉइंट O पर, ठीक है। अब जैसे ही जॉकी बिसर्पी कुंजी को मैं बिंदु O पर रख रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि यदि इस कंडीशन में जो मेरे पास ये ES बराबर E1, अगर इस कंडीशन में बिंदु A और बिंदु O, इस कंडीशन में यदि बिंदु A और बिंदु O इन दोनों के मध्य का विभवांतर यदि द्वितीयक सेल E1 के विभवांतर से कैसा है? कम है। कैसा है? कम है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर E1 इज ग्रेटर देन BAO। अरे बस समझ में, तो ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से। यदि जैसे ही मैंने सबसे पहले प्राथमिक परिपथ को बंद करके जैसे इसमें धारा प्रवाहित की, तो मैंने जॉकी बिसर्पी कुंजी को अपने हाथ में लिया, उसको सबसे पहले पॉइंट O पर रखा। इस कंडीशन में मैं देखता हूँ कि यदि
बिंदु ए और बिंदु ओ के मध्य का विभवांतर यदि सेल E1 के विभवांतर से या विद्युत भाग बल से कैसा है, कम है, यानी कि ए और ओ के मध्य का विभव सेल द्वितीयक सेल E1 के विभव से कैसा है, कम है। तो मैंने कंडीशन लिख दी है ना। तो इस कंडीशन में जो धारा बहेगी वो कौन से सेल के कारण बहेगी, इस वाले सेल कारण बहेगी ना, क्योंकि इसका विभव अधिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि धारा उच्च विभव से न्यून विभव की ओर बहती है। तो इस कंडीशन में जो धारा की दिशा होगी वो ये होगी कि नहीं होगी, आ रही कि नहीं आ रही है, इससे माइनस की होगी। अरे बात समझ में। तो धारा अब यूं से यूं बह रही है, यानी कि इससे एक क्या चीज स्पष्ट हुई कि जहां विभव अधिक है तो धारा उच्च विभव से न्यून विभव की ओर प्रवाहित हो रही है। तो इस कंडीशन में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैंने देखा कि भाई ओ पर रखा, तो मैंने ए और ओ के मध्य का विभव कैलकुलेट किया, तो मैंने देखा कि पॉइंट ए और पॉइंट ओ के मिड का जो पोटेंशियल है वो द्वितीयक सेल E1 के पोटेंशियल से कैसा है, कम है। तो सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर जो धारा बहेगी वो किसको फॉलो करेगी, द्वितीयक सेल E1 के पोटेंशियल को तो फॉलो करेगी। तो प्लस से माइनस इस दिशा में हो गई पहली बात। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? नो। आफ्टर ऑल अब साइंटिस्ट ही तो हैं, उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने अगला क्या किया है, अब वापस से जॉके बसर्पी कुंजी को उन्होंने यहाँ से उठाया और कहाँ रखा है, पॉइंट ओ डैश पर रखा है, रख दे पॉइंट ओ डैश पर। अब उन्होंने देखा कि जैसे हम जॉके बसर्पी कुंजी को पॉइंट ओ डैश पर रखते हैं तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए और ओ डैश के मिड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमने पाया कि जैसे ही हमने जॉकीय बसर्पी कुंजी को पॉइंट ओ डैश पर रखा है तो हमने ए और ओ डैश के मिड का पोटेंशियल कैलकुलेट किया है। तो इस कंडीशन में ए और ओ डैश के मिड का जो पोटेंशियल है वो द्वितीयक सेल E1 के विद्युत भाग बल से कैसा है, अधिक है। अधिक है ना बेटा, पाया, कैलकुलेट किया है हमने, अंदाजे से नहीं कह रहे हैं, हमने कैलकुलेशन की है विभव की, तब जाकर हमें पता चल रहा है। आ रही बात समझ में। तो हमने देखा कि जैसे हमने जॉके बसर्पी कुंजी को पॉइंट ओ डैश पर रखा है तो हमने देखा है कि सर पॉइंट ए और ओ डैश के मिड का जो पोटेंशियल है वो द्वितीयक सेल E1 के विभव से कैसा है, अधिक है। अधिक है। तो अब जो धारा प्रवाहित होगी वो इस पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी, और ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, अब तार में तो कहीं विभव आ थोड़ी रहा है, तार को जो देने वाला विभव है, अभी याद कीजिए सिद्धांत पढ़िए विभवमापी का। विभवमापी का सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि जैसे प्राथमिक परिपथ को बंद करते हैं तो प्राथमिक सेल का जो संपूर्ण विद्युत भाग बल है वो विभवमापी तार AB पर फैलेगा कि नहीं। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल अधिक आ रहा है वो किसका आ रहा है, तार का आ रहा है। तो तार के पास विभव किसका हुआ बेटा, प्राथमिक सेल का ही तो हुआ। तो इस कंडीशन में जो धारा बहेगी वो प्राथमिक सेल EP को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, EP के अनुदिश बहेगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर VAO डैश इज इक्विवेलेंट ऑफ प्राइमरी सेल EP, देन अकॉर्डिंग फॉर दिस सिचुएशन EP इज ग्रेटर देन ऑफ E1। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो भी करंट फ्लो होगा वो प्राथमिक सेल EP को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, कोई बात नहीं, कर रहा है, धारा बह रही है। तो इस कंडीशन में जो धारा की दिशा होगी ना वो प्राथमिक दिशा के जस्ट कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ये होगी डायरेक्शन, हो रही कि नहीं हो रही है, +2 माइनस, यहाँ पर ये +2 माइनस। तो दोनों सिचुएशनों में धारा की दिशा अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई।